वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किस तरीके से होती है, क्या क्या उसकी प्रोसेस है, वो सब हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इन आवर बॉडी। 2 तरीके से सेल डिवाइड होते हैं हमारी बॉडी में। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव है क्या। सोमैटिक क्या होता है? सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक है। तो उनके अलावा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जितनी भी हमारी बॉडी में सेल है, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, हार्ट में, ठीक है, वो सारे कौन से सेल हैं आपके? सोमैटिक। सोमा मीन्स रिलेटिंग टू योर बॉडी। ठीक है। सोमैटिक सेल डिवीजन को हम बोल देते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। ओके। हम देखते हैं 2 टाइप्स में हमारा सेल डिवाइड होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। क्या होता है? सोमा इज इक्वल टू बॉडी, मतलब सोमा मीन्स बॉडी ही है, और सोमैटिक सेल इज द सेल ऑफ बॉडी अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को हम जर्म सेल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि वो जर्मिनेट करते हैं, आगे जाइगोट बनाते हैं। बेबी कैसे आता है? इसी प्रोसेस के थ्रू ही सारा कुछ होता है। ठीक है। तो वो जर्मिनेट करता है, तो हम जर्म सेल्स बोल देते हैं। स्पर्म एंड oocyte। oocyte को नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोलोगे तो एग, ठीक है, जो फीमेल्स में होते हैं। तो स्पर्म एंड oocyte को आप जर्म सेल बोलते हैं। और ये दोनों क्या है? Sperm and oocytes are gametes. ठीक है, gametes. When sperm and oocyte, when they meet, fertilization occur, fertilization होती है, ठीक है, दोनों के मिलने के बाद, और zygote form, zygote हमारा बनता है इस तरीके से। Second point है, all the cell in body other than germ cell have 23 pair of chromosomes. क्रोमोसोम्स आपको पता ही होंगे, क्रोमोसोम में ही हमारे डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या था? कुछ ऐसा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। ये क्या है आपके? क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये क्रोमैटिड्स है, ये पूरा है क्या वैसे? क्रोमोसोम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल हैं, सोमैटिक सेल हैं, उनमें 23 पेयर होते हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें जो सेल होता है, जर्म सेल्स आर द ओनली सेल विच कंटेन 23 क्रोमोसोम। रिमेंबर, इसमें 23 पेयर है, दैट इज 46, और इसमें 23, ओनली 23 क्रोमोसोम है। तो इसे हम बोल देते हैं 23 को हम हैप्लॉइड, और ये 23 पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, पेयर में, तो इसे हम बोल देते हैं डिप्लॉइड। ठीक है, जैसे कि कपल्स 2 में प्रेजेंट होते हैं, वैसे डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब 2। ठीक है। तो ये आपका था माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में ब्रीफिंग आपको बताई गई, ताकि आगे ये प्रोसेस समझने में इजी हो। आगे हम देखेंगे कि सेल डिवीजन इन माइटोसिस। माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल डिवीजन है, और ये अक्कर होता है एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। किसमें होता है? एम फेज में हमारा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। ये आपका सेल साइकिल है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में एक एक चीज बहुत बारीकी से पूछी जाती है इसमें। ओके। तो हम देखेंगे, ये है G1 फेज, S फेज, G2, और ये आपका है माइटोटिक फेज, जिसमें आपका ये माइटोसिस हो रहा है M फेज में। ओके। ये जो G1, S और G2, ये किसके अंडर आ रहे हैं? इंटरफेस के अंडर। इंटरफेस में आपका G1, S और G2 फेज आता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G0 फेज से, कि वो क्या है सेल साइकिल में। G0 फेज जो होता है, जब सेल आपका सेल साइकिल छोड़ देता है, डिवीजन हो गई उसकी, अब वो रेस्टिंग स्टेज में जा रहा है। ठीक है। तो वो रेस्टिंग स्टेज आपकी कौन सी है? G0 फेज आपकी रेस्टिंग स्टेज है। इसे हम
क्वेसेंट फेस भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्वेसेंट फेस कौन सा होता है, तो G0 फेस को ही क्वेसेंट फेस बोलते हैं। आप सेल क्वाइट है, चुप है, कुछ नहीं कर रहा है, तो इसे क्वेसेंट फेस याद रख सकते हो। इसमें सेल डिवाइड नहीं करता, तो नॉन डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट हियर। G0 फेस, मोस्ट ऑफ सेल्स G0 फेस में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उस टाइम भी जब सेल के पास इनफ न्यूट्रिशन नहीं होता कि वो सेल साइकिल में जाए और डिवाइड हो, ठीक है, तो वो G0 फेस में ही रहता है आराम से। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से G0 फेस में हो, ये जस्ट एक कंडीशन है। हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स वो आपके G0 फेस में रहकर ही अपना सारा काम करते हैं, अपना स्टैंडर्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं G0 फेस में। फिर हमारी बॉडी में कोई इंजरी आ जाती है या नॉर्मल ही सेल डिवीजन में, तो ये सेल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले इंटरफेस में हम देखेंगे G1 फेस। G1 फेस आपका 8 से 10 घंटों तक चलता है। देखते हैं G1 फेस में क्या हो रहा है। G1 फेस, इसमें सेल आपका मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो अब सेल साइकिल स्टार्ट करने जा रहा है, काफ़ी एक्टिव होता है। डुप्लीकेट ऑर्गेनेलीज, हमने ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रोसोम, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज आपकी इसमें डुप्लीकेट कर जाती हैं, 2 बन जाती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बन जाती हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन बिगिन, आपका जो सेंट्रोसोम है उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रोसोम भी आपकी ऑर्गेनेली ही है, ठीक है। सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस एम फेस में, क्योंकि ये स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा फर्दर जाके, स्पिंडल फॉर्मेशन। तो सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन नहीं होना है। सेंट्रोसोम आपका ऑर्गेनेलीज है और सेंट्रोमियर आपका ये जो क्रोमोसोम में पार्ट होता है, ये आपका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। और ये हम सेंट्रोसोम ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि इन दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है और सेल डिवीजन में भी समझने में दिक्कत होती है, इसलिए। उसके बाद G1 फेस हो गया। इसके बाद S फेस। S फेस में एक ही काम होगा और वो बहुत क्रूशियल वर्क होगा। DNA यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा, DNA अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग अलग वीडियो बनी हुई है, तो उसमें जाके आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझ सकते हो। तो अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि रेप्लिकेशन प्रोसेस सेल साइकिल के कौन से फेस में होता है, तो S फेस में होता है, ठीक है। उसके बाद G2 फेस, जो कि 4 to 6 आवर्स के लिए चलेगा। G2 फेस में क्या होगा, सेल ग्रो कंटिन्यूली, सेल आपका ग्रो कर रहा है, इसमें आपके एंजाइम और प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। प्रोटीन आपको पता है DNA की पूरी इंफॉर्मेशन को ही आगे लेकर जाते हैं हमारी बॉडी में, तो ये प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स, इनकी सारी सिंथेसिस आपकी G2 फेस में होती है, ये बात भी याद रखना। प्रोटीन, एंजाइम आपके यहीं पे बनते हैं। उसके बाद सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन G1 फेस में जो स्टार्ट हुई थी, वो आपकी अब G2 फेस में सेंट्रोसोम की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। G2 फेस में अब आपका सेल रेडी है डिवाइड करने के लिए, उसने हर चीज को डुप्लीकेट कर दिया है, तो इसके बाद आपका सेल M फेस में एंटर करेगा, ठीक है। M फेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, P-मैट, ऊपर ये I था, G1 S और G2 जो था I था, तो आप याद कर सकते हो I P-मैट, ठीक है। P-मैट, I में आपका DNA, ऑर्गेनेलीज, ये सारी डुप्लीकेट हुई थी, और फाइनली P-मैट में आपका जो सेल है 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो P-मैट की फुल फॉर्म क्या है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस,
एंड टेलोफेज। तो ऐसे आपका पूरा सेल साइकिल चलता है। अब हम आगे देखेंगे कि मियोसिस जो कि एम फेज में हो रहा है, ये जो एम फेज का पूरे एक एक 4 स्टेप्स हैं, इसे हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सेल के अंदर क्या हो रहा है। माइटोसिस में हमारे पास 4 स्टेजेस आ रही हैं, ठीक है। उन स्टेजेस के बारे में हम देखेंगे। जो स्टेजेस है वो क्या है, पी मैट, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। पी मैट, ये 4 स्टेजेस हैं। पी से आपका हो गया प्रोफेज, एम से आपका हो गया मेटाफेज, ए से एनाफेज एंड द लास्ट वन टी से टेलोफेज। सबसे पहले हमारा प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि नॉर्मली हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। जब वो लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। तो प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, शॉर्ट होना और कंडेंस होना, और वो हमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई चीज़ कंडेंस हो जाती है तो वो अपीयर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्रोमैटिन कंडेंस टू क्रोमोसोम, तो ये ऐसे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया आपके क्रोमैटिन, ठीक है। उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर आपका सेंट्रोसोम पड़ा हुआ है। सेंट्रोसोम हमने पढ़ा था ऑर्गेनेलीज में, सेंट्रोसोम ऑर्गेनेलीज है। और इसमें क्या होगा, ये जो जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा अर्ली प्रोफेज में तो ये सेंट्रोसोम एक साइड पे पड़े हुए हैं। जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लेट प्रोफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेंट्रोसोम पोल्स की तरफ चलेंगे, एक इधर एंड में आ जाएगा, दूसरा इधर इस एंड में आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं है। तो हम देखते हैं क्या हुआ, क्रोमैटिन कंडेंस टू क्रोमोसोम, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड पोल, आपके सेंट्रोसोम जो है पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। और माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये पोल्स की तरफ चले जाते हैं तो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये माइटोटिक स्पिंडल में होता क्या है, माइटोटिक स्पिंडल, ये जो थ्रेड लाइक आ रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ओके। ये हमने ऑर्गेनेलीज में कवर किया था। ये माइटोटिक स्पिंडल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है हमारी यहाँ पे। ये 4 स्टेप्स आपको प्रोफेज में याद करने हैं, ये 1 2 3 4। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाफेज। मेटा आप याद रख सकते हो, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर इन द मिडल। मेटाफेज मतलब मिडल में, आपके जितने भी अब ये क्रोमोसोम है ये मिडल में अलाइन हो चुके हैं, ओके। तो कैसे होता है, माइटोटिक स्पिंडल अलाइन द सेंट्रोमियर एट द मिडल ऑफ द सेल। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, ये है सेंट्रोसोम जिसमें से माइटोटिक स्पिंडल निकलेगा, ओके। और ये आपका क्रोमोसोम हो गया, और ये इसका जो होता है ये सेंट्रोमियर, कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंट्रोमियर और ये सेंट्रोसोम। ऑर्गेनेलिस, ओ से ऑर्गेनेलिस, ओ से ओम, सोम में, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम है ये सेंट्रोमियर को अलाइन कर देगा बीच में विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ये आपका मेटाफेज में हो रहा है। तो जब ये अलाइन हो जाएंगे तो माइटोटिक स्पिंडल क्या करेगा, ये जो सेंट्रोमियर है, बड़ा करके बताती हूँ आपको, ये जो सेंट्रोमियर है इससे डिवाइड कर देगा, क्योंकि इधर से ये वाला जो आपका सेंट्रोसोम है ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा और कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्रोमेटिड बोलते हैं। ये क्रोमेटिड अलग हो गए अब यहाँ पे, किसने अलग किए, माइटोटिक स्पिंडल ने,
उसके बाद एनाफेज हमारा स्टार्ट होता है। एनाफेज ए से आप याद रखो अवे, ठीक है, ए से एनाफेज, ए से अवे। अब ये जो आपके क्रोमेटिड हैं ये अवे जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। ये आपके क्या है, क्रोमेटिड्स, क्या ये डिवाइड हो गए और अलग अलग जाने स्टार्ट हो गए, अवे जाने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है टेलोफेज। टी से टेलोफेज, टी से ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा एट द एंड। जब ये टेलोफेज स्टार्ट होगा क्या होगा, आपका माइटोटिक स्पिंडल डिसअपियर हो चुका है, ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, और आपका ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये अपीयर होना शुरू हो गया, और आपका क्रोमोसोम दोबारा से क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो गया। क्रोमोसोम शॉर्ट और कंडेंस थे, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, तो दोबारा आपका स्टार्ट हो गया क्रोमेटिन में कन्वर्ट होना, और ये आपको फरो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, फरो। अभी डिवाइड कंप्लीटली नहीं हुआ है पर स्टार्ट हो गया है। ये चीजें हमारी टेलोफेज में होती हैं। फाइनली जब ये 4 स्टेजेस कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस तो हमारे यहाँ पे डिवाइड हो चुका है इक्वल अमाउंट में। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटो से साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्म है, तो ये यहाँ से क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए और 2 डॉटर सेल हमारा कंप्लीट हो गया साइटोकाइनेसिस के साथ। ये जो आपका सारा हो रहा था क्या था, ये कैरियोकाइनेसिस। कैरियो क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हुआ था, सारा प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दोनों में कवर हो गए। तो इस तरीके से आपके जो 4 फेज है पी-मैट के साथ हमारा माइटोसिस का प्रोसेस फिनिश होता है। थैंक यू।